नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वंदना स्टडी क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज हम जो करने वाले हैं वो बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के प्रश्न करने वाले हैं। और ये प्रश्न जो आज की वीडियो में हैं ये 2017 से लेके 2022 तक किसी ना किसी परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में जो ये प्रश्न है ये रीट, सी टेट, यूपी टेट, एच टेट, एमपी टेट, ये प्रश्न जो हैं इन सभी एग्ज़ाम में से 2017 से लेके और 22 तक इसके बीच में किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्न हैं, इसलिए ये और भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो वंदना स्टडी क्लासेस के नाम से चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। पहला प्रश्न है ब्लूप्रिंट निम्न में से किसका महत्वपूर्ण घटक है। पूछा गया है कि ब्लूप्रिंट किसका महत्वपूर्ण घटक है। परीक्षण अंकन का, परीक्षण प्रशासन का, परीक्षण वैधता का या परीक्षण निर्माण का। पूछा गया है ब्लूप्रिंट किसका घटक है, तो ये किसका घटक है। सही आंसर क्या है इसका, ये हो जाएगा परीक्षण निर्माण का। फ्रेंड्स, ब्लूप्रिंट होता है जब हम किसी चीज़ का जो है, जैसे कोई एग्ज़ाम हो रहा है, जब एग्ज़ाम करने से मतलब एग्ज़ाम पेपर बनाने से पहले एग्ज़ामिनर उसका तैयार करता है ढांचा, जैसे कि मतलब कौन सा प्रश्न कितने नंबर में आएगा, 1 नंबर के प्रश्न कितने होंगे, 2 नंबर के प्रश्न कितने होंगे, लॉन्ग क्वेश्चन कितने दिए जाएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन कितने जाएंगे। इस तरह का जो ढांचा तैयार किया जाता है उसको बोलते हैं ब्लूप्रिंट। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका नाम सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है। मतलब मनोवैज्ञानिकों में किसका नाम सुजनन शास्त्र के पिता के रूप में मनोविज्ञान में जुड़ा हुआ है। प्रश्न है ये वुडवर्थ का, रॉस का, गाल्टन का या क्रो का। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये सुजनन शास्त्र के पिता के रूप में, ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो ये जुड़ा हुआ है गाल्टन का। अगला प्रश्न है बीएफ स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास होता है। मतलब स्किनर के अकॉर्डिंग पूछा गया है कि बच्चों में भाषा का विकास कैसे होता है। व्याकरण में प्रशिक्षण के फलस्वरूप, अनुकरण एवं प्रबलन के फलस्वरूप, परिपक्वता के फलस्वरूप या जन्मजात क्षमताओं के फलस्वरूप। तो हम सभी जानते हैं स्किनर ने किस चीज़ पर जोर दिया था, प्रबलन या पुनर्बलन पर जोर दिया था। तो हम इससे भी यहाँ पे सही आंसर चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि पुनर्बलन सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, तो इसका सही आंसर यही हो जाएगा, अनुकरण एवं पुनर्बलन के फलस्वरूप। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अभिप्रेरणा से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अभिप्रेरणा से निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अभिप्रेरणा चक्र से संबंधित नहीं है। अभिप्रेरणा चक्र से पूछा गया है। आवश्यकता, अंतर्नोद, संवेग या प्रोत्साहन। तो आपने अगर अभिप्रेरणा चैप्टर पढ़ा है तो हम सभी जानते हैं अभिप्रेरणा चक्र तीन तथ्य आते हैं उसमें। एक होता है आवश्यकता, एक होता है अंतर्नोद और एक होता है प्रोत्साहन। नीड, ड्राइव, इंसेंटिव, इस तरीके से। तो इसमें जो सही आंसर इसमें पूछा है नहीं है, तो कौन सा नहीं है, वो होगा संवेग। तो सही आंसर हो जाएगा संवेग। अगला प्रश्न है वह बच्चे जो विभिन्न प्रकार की अधिगम समस्याओं से ग्रसित रहते हैं उनके लिए अधिगम अक्षम शब्द का प्रयोग किसने किया है। पूछा गया है कि वह बच्चे जो अधिगम समस्याओं से ग्रसित रहते हैं उनके लिए अधिगम अक्षम शब्द का प्रयोग किसने किया है। हैवार्ड ने, सैमुअल किर्क ने, वेन वेपर ने या बर्क ने। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ये सैमुअल किर्क ने। ये क्वेश्चन कई एग्जामों में डायरेक्ट पूछा जाता है और मैंने अधिगम अक्षमताओं के ऊपर, डिस्कैलकुलिया, डिसलेक्सिया के ऊपर डिटेल में बिल्कुल बहुत डीपली वीडियो बना रखी है। अगर आप वहाँ से देख लेते हैं तो इसमें से कोई क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो आप, इस टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन डेफिनेटली एग्ज़ाम में आते ही हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा अधिगम अक्षम
सबसे पहले दिया था सैमुअल किर्क ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पद क्रिया प्रसूत अनुबंधन से संबंधित नहीं है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन से पूछा गया है, कौन सा संबंधित नहीं है? अंतर्दृष्टि, पुनर्बलन, स्वतः पुनर्लाभ या विलोपन। तो फ्रेंड्स ध्यान, इसमें सभी जानते हैं कि अंतर्दृष्टि इससे संबंधित नहीं है। अंतर्दृष्टि जो है कोहलर का जो सिद्धांत है गेस्टाल्टवादियों का, सूझ का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, ये उससे संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व का प्रकार क्रेचमर द्वारा नहीं दिया गया हो? ये क्रेचमर और शेल्डन ने जो व्यक्तित्व के प्रकार दिए हैं उसमें पूछा गया है कि क्रेचमर ने कौन सा नहीं दिया है। सुडोलकाय, कलात्मक, लंबकाय या गोलकाय। तो फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा कलात्मक, ये इसने नहीं दिया है क्रेचमर ने। इन्होंने तीनों दिए हैं, सुडोलकाय, लंबकाय और गोलकाय। अगला प्रश्न है, बालक के शरीर में होने वाले लैंगिक परिवर्तन विकास की कौन सी अवस्था में दिखाई देना प्रारंभ हो जाते हैं? मतलब जब बच्चा है, जब वो बड़ा होता है तो उसके शरीर में जो लैंगिक परिवर्तन आप समझते हैं वो किस एज में दिखाई देना शुरू हो जाते हैं? पूर्व बाल अवस्था, पश्च किशोर अवस्था, वयस्क अवस्था है, वय संधि काल। तो फ्रेंड्स इस जो ऑप्शन है इसमें, इस क्वेश्चन में, इसके अकॉर्डिंग जो सही आंसर है वो होगा, वो हो जाएगा वय संधि काल। वय संधि काल वो होता है मतलब उत्तर बाल्यावस्था या पूर्व किशोर अवस्था। देखिए यहाँ दोनों में से एक भी ऑप्शन नहीं दिया हुआ। अगर यहाँ उत्तर बाल्यावस्था होता या पूर्व किशोर अवस्था होता तो वो सही होता। तो यहाँ पे हो जाएगा वय संधि काल। वय संधि काल यही होता है जब बच्चे की बाल्यावस्था समाप्त हो रही होती है और वो किशोर अवस्था में उसकी शुरू होती है। अगला है, मनोविज्ञान की कौन सी शाखा में टेलीपैथी, पुनर्जन्म जैसे क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है? पूछा गया कौन सी शाखा में, मनोविज्ञान की कौन सी शाखा में टेलीपैथी, पुनर्जन्म या आत्मा, भूत प्रेत, इन चीज़ों से संबंधित पूछा जाएगी। इनका अध्ययन किस में किया जाता है? दैहिक मनोविज्ञान, नैदानिक मनोविज्ञान, अतीन्द्रिय मनोविज्ञान या विकासात्मक मनोविज्ञान। तो फ्रेंड्स जो सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा अतीन्द्रिय, अतीन्द्रिय मनोविज्ञान, और इसको इंग्लिश में पारासाइकोलॉजी कहते हैं, पारासाइकोलॉजी। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके अंतर्गत पुनर्जन्म, टेलीपैथी, आत्मा, इन सब का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मनोविज्ञान मानव के चिंतन, स्मृति, भाषा, प्रत्यक्षीकरण इत्यादि का अध्ययन करता है? पूछा गया है कि कौन सा मनोविज्ञान का, मतलब कौन सा मनोविज्ञान इन सब व्यक्ति का चिंतन, स्मृति, भाषा, प्रत्यक्षीकरण, इन सभी का अध्ययन करता है? मानवतावादी मनोविज्ञान, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान, असामान्य मनोविज्ञान या नैदानिक मनोविज्ञान। तो सही आंसर हो जाएगा संज्ञानात्मक। ध्यान रखिए चिंतन, इंसान मतलब उसका सोचना, उसकी भाषा, बोलना, देखना, ये सब किससे संबंधित है? संज्ञानात्मक मनोविज्ञान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम अक्षम बालकों का लक्षण नहीं है? कौन सा अधिगम अक्षम बालक जो होते हैं, अधिगम अक्षम बालक जो होते हैं, कौन सा लक्षण नहीं है उनका? प्रत्यक्षीकरण प्रभाविता, सामवेगिक अस्थिरता, अव्यवस्थित अवधान या अवेगिता। तो फ्रेंड्स देखिए सिर्फ उनमें नहीं होता प्रत्यक्षीकरण प्रभावित है, मतलब प्रत्यक्ष रूप से देख के किसी चीज़ को प्रभावित हो जाए, प्रभावित करें, ये नहीं होता जो बालक अधिगम अक्षम होंगे। बाकी सामवेगिक स्थिरता भी होगी उनमें, अव्यवस्थित भी होंगे वो, और अवेगिता भी होगी। तो सही आंसर हो जाएगा इसका प्रत्यक्षीकरण प्रभाविता। अगला प्रश्न है, प्रकार्यवाद के प्रमुख प्रवर्तक कौन थे? प्रकार्यवाद के प्रमुख प्रवर्तक कौन थे? विलियम जेम्स, जेबी वाटसन, क्लार्क हॉल या एडवर्ड टोलमैन। तो प्रकार्यवाद के प्रमुख प्रवर्तक थे, ये कौन थे? सही आंसर हो जाएगा विलियम जेम्स। और अगर यहाँ पे जॉन डीवी भी होता तो वो भी सही होता। जॉन डीवी और विलियम जेम्स ये दोनों प्रकार्यवाद के प्रवर्तक थे। अगला प्रश्न है, परिश्रम प्रियता बनाम हीनता अवस्था के लिए एरिक्सन ने कौन सा आयु समूह बताया है? परिश्रम प्रियता और बनाम हीनता, इसके लिए एरिक्सन ने कौन सा समूह बताया है? 6 से 11 वर्ष, 12 से 20 वर्ष, 3 से 6 वर्ष, 18 माह से 3 वर्ष। तो एरिक्सन का जो सिद्धांत है मैंने बहुत डीपली एकदम एक एक पॉइंट एक्सप्लेन किया हुआ है, आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हैं।
और इसका सही आंसर हो जाएगा जो इस प्रश्न का है वो होगा 6 से 11 वर्ष। बहुत छोटा सा सिद्धांत है एरिक्सन का, लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ से, कभी 2 क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक आत्मा के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान विचारधारा का समर्थक नहीं है। पूछा गया है कि जो नीचे मनोवैज्ञानिक को नाम दे रखे हैं, इसमें से कौन सा आत्मा के विज्ञान को समर्थन नहीं करता है। प्लेटो, अरस्तु, डेकार्टे या वुंट। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा वुंट, विलियम वुंट है ये, और ये इन्होंने आत्मा का विज्ञान इसको समर्थन नहीं किया था। इन तीनों ने कहा था मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान, लेकिन वुंट ने नहीं कहा था। वुंट ने किस विचारधारा को समर्थन किया था, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वुंट ने मनोविज्ञान की कौन सी विचारधारा का समर्थन किया था। अगला प्रश्न है, कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है। कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है। अधिगम के सिद्धांत, व्यक्तित्व के सिद्धांत, विकास के सिद्धांत या अभिप्रेरणा के सिद्धांत। तो हम सभी जानते हैं कोहलर किससे संबंधित हैं, ये है अधिगम का सिद्धांत। अधिगम का सिद्धांत कौन सा सिद्धांत दिया कोहलर ने, सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, मानसिक उद्दोलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके शिक्षण हेतु किया जाता है। मानसिक उद्दोलन किसको बोलते हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग को कहते हैं, और इसका प्रयोग किसके शिक्षण के लिए किया जाता है, समस्या समाधान के लिए, सृजनात्मकता के लिए, अनुप्रयोग के लिए या समझ के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ब्रेन स्टॉर्मिंग करवाई जाती है वो होती है सृजनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए इसका शिक्षण दिया जाता है। अगला प्रश्न है, पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना क्या कहलाता है। पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना क्या कहलाता है। चिंतन, स्मृति, प्रत्यक्षीकरण या कल्पना। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा प्रत्यक्षीकरण, परसेप्चुअल यानी प्रत्यक्ष ज्ञान। प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना। अगला प्रश्न है, कोहलर अपने प्रयोग से यह सिद्ध करना चाहते थे कि अधिगम। कोहलर ने अपने प्रयोग से क्या सिद्ध किया था कि अधिगम क्या है। मानव का एक अधिगम प्रयोजनपूर्ण है, जानवरों में मनुष्यों से श्रेष्ठ है, एक स्वतंत्र क्रिया है या समग्र परिस्थिति का उदाहरण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, समग्र परिस्थिति का उदाहरण है। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, कोहलर कौन थे, गेस्टाल्टवादी थे, और गेस्टाल्टवादी ने किस पर जोर दिया, समग्र पर जोर दिया था। गेस्टाल्टवाद का अर्थ ही समग्र होता है। समग्र माने किसी चीज़ को पूर्ण रूप से सीखना, मतलब कि जैसे यहाँ पे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है कि किसी चीज़ को पूर्ण रूप से, पूरी परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण। अगला प्रश्न है, युयुत्सा है। युयुत्सा क्या है, एक चिंतन है, कल्पना है, सामवेद या मूल प्रवृत्ति। ये सामवेद नहीं है, स्मृति है ये। कृतना युयुत्सा क्या है, चिंतन, कल्पना, स्मृति या मूल प्रवृत्ति। तो सभी जानते हैं युयुत्सा क्या है, एक मूल प्रवृत्ति है। और मूल प्रवृत्ति किससे जुड़ी हुई है, संवेगों से जुड़ी हुई है। तो ये किस संवेग से जुड़ी हुई है मूल प्रवृत्ति, तो मूल प्रवृत्ति जुड़ी हुई है, युयुत्सा का संवेग क्या है, क्रोध। अगला है, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन किसने दिया है। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन किसने दिया है। डगलस हॉलैंड ने, मेरेडिथ ने, हरलॉक ने या गैसल ने। ये परिभाषा है, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। तो यह किसने कहा था, ये कहा था हरलॉक ने। ये बहुत ही फेमस है परिभाषा है, कई बार पूछी गई है। ध्यान रखिए, जहाँ भी डेफिनेशन में 2 बार नवीन नवीन आ जाए, नवीन मीन्स नया, तो वहाँ पे उसका आंसर क्या हो जाएगा, हरलॉक। प्रश्न नंबर 21 है, मौलिकता, नमनीयता और प्रभाव निम्न में से किसके घटक हैं। मौलिकता, नमनीयता और प्रभाव किसके घटक हैं, अभिप्रेरणा के, व्यक्तित्व के, सृजनात्मकता के या बुद्धि के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ये है सृजनात्मकता के घटक हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गार्डनर द्वारा दिए गए बुद्धि का एक प्रकार नहीं है। गार्डनर ने बुद्धि के प्रकार दिए हैं, बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है गार्डनर ने।
सभी जानते हैं हम। उसने कौन सी बुद्धि का सिद्धांत नहीं दिया है? संगीतीय बुद्धि, भाषाई बुद्धि, तार्किक गणितीय बुद्धि, सृजनात्मक बुद्धि। तो देखिए गार्डनर ने संगीतीय भी दिया है, भाषाई भी दिया है, तार्किक एवं गणितीय भी दिया है, नहीं दिया को तो कौन सा? सृजनात्मक बुद्धि। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न का? सृजनात्मक बुद्धि। अगला प्रश्न है, स्वालीनता की सर्वप्रथम व्याख्या दी है। स्वालीनता किसको बोलते हैं फ्रेंड्स? ऑटिज्म को बोलते हैं। ऑटिज्म मतलब जो बच्चा अपने में ही व्यस्त रहता है, मतलब समाज से दूर रहता है, जो बच्चा अपने में ही सिर्फ अपने अंदर ही अंदर रहता है, जो इंट्रोवर्ट होता है, जो बच्चा मतलब ज़्यादा बाहर के लोगों से घुलता मिलता नहीं है, बाहर लोगों से मिलता नहीं है, बात नहीं करता, उसे स्वालीनता या ऑटिज्म कहते हैं। इसमें पूछा गया है कि स्वालीनता या ऑटिज्म की सर्वप्रथम व्याख्या किसने दी है? सर्वप्रथम मतलब किसने एक्सप्लेन किया था इसको? सैमुअल किर्क ने, लियो कैनर ने, B.F. स्किनर ने या J.B. वॉटसन ने? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा, ये किया था लियो कैनर ने। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। अगला प्रश्न है, ब्रॉन फ्रेन ब्रेनर के विकास के पारिस्थितिक तंत्र सिद्धांत के अनुसार माता पिता का कार्यस्थल निम्न में से किस तंत्र में समाहित है? ये ब्रॉन फ्रेन ब्रेनर, ये वैज्ञानिक थे, मनोवैज्ञानिक, और उन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था? पारिस्थितिक तंत्र यानी इकोलॉजिकल सिस्टम का तंत्र दिया, इन्होंने सिद्धांत दिया था। इसमें इन्होंने 5 सिस्टम बताए थे बच्चे के आसपास। ये बच्चा है मान लीजिए, इसके इन्होंने 5 तंत्र बताए थे, इस तरीके से 5 बताए थे ये सॉरी, यहाँ से भी एक क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में आता है कई बार। तो कौन सा तंत्र माता पिता और उनका कार्यस्थल किस में आएगा? सूक्ष्म तंत्र, या इसको माइक्रो सिस्टम कहते हैं, मैक्रो तंत्र, मैक्रो सिस्टम, मीजो सिस्टम, या इको तंत्र, इको सिस्टम। ये क्वेश्चन है इसमें। तो माता पिता, बच्चे के माता पिता, उसका परिवार, आस पड़ोस, समाज, स्कूल, ये सब किस में आते हैं? सूक्ष्म तंत्र में। सूक्ष्म तंत्र को ही क्या बोलते हैं? माइक्रो सिस्टम बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, विकास काल के दौरान भ्रमण के सिर का, ये भ्रमण नहीं होगा सॉरी, ये भ्रूण है, भ्रूण। विकास काल के दौरान भ्रूण के सिर का विकास उसके पैरों से पहले होता है। यह विकास की कौन सी प्रवृत्ति की सर्वोत्तम व्याख्या है? मतलब बच्चे का जो भ्रूण होता है, जब बच्चे माँ के गर्भ में होता है तो सबसे पहले उसका सिर होता है और फिर सबसे लास्ट में उसके पैर की तरफ वो विकसित होता है। तो ये कौन सी विकास का कौन सा सिद्धांत है? ये केंद्र से बाहर की ओर, सिर से पैर की ओर, समरूपता, एकीकरण। तो फ्रेंड्स ये होगा सिर से पैर की ओर का सिद्धांत, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये सेफेलोकॉडल के नाम से भी है इंग्लिश में बोला जाए तो, और लेकिन हिंदी में होगा सिर से पैर की ओर का सिद्धांत। फ्रेंड्स ये थे आज की वीडियो में 25 क्वेश्चंस। ये वो क्वेश्चंस हैं जो ऑलरेडी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। ये किसका ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही एग्ज़ाम में आए हुए हैं, सीटेट में या रीट में। ये सभी एग्ज़ाम का मिक्स क्वेश्चन है। रीट, सीटेट, यूपीटेट, एचटेट और एमपीटेट, इन सभी एग्ज़ाम्स के मिक्स क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक बार ज़रूर देखिएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, अच्छी लगे तो लाइक करके जाइएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। आप लोग शेयर करते हैं वीडियो को, आप लोग चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है और अच्छा कंटेंट आप तक और अच्छे क्वेश्चन लाने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।